गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? नाउ टुडे वी विल डिस्कस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस very important topic. As per our discussion in our last lecture about salt hydrolysis, हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. और यहाँ पर जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है वो आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं. और यहाँ पर हमने आपको पिछले लेक्चर में सॉल्ट की कुछ कैटेगरी भी बताई थी, तो उन्हीं कैटेगरी पे हम लोगों को डिस्कस करना है. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बेसिकली होता क्या, हम लोग जरा समझते हैं. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, जिससे हमारी केमिस्ट्री की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल पाए, है ना. देखो जरा बेटा, अगर हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात की तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये दो तरीके की वर्डिंग पर हमें दिखाई दे रहा है. कौन सा? एक सॉल्ट और दूसरा हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस. अब सॉल्ट की भी चार कैटेगरी है. सॉल्ट की यहां पर हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में चार कैटेगरी पढ़ेंगे. कौन कौन सी पढ़ेंगे? एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. और लास्ट में पढ़ेंगे वीक एसिड और वीक बेस. तो ये आपका सॉल्ट हो गया. अब अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, देखो जरा ध्यान से, हाइड्रो और लिसिस. ठीक है. मींस हाइड्रो का मतलब तो वाटर होता है और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक हो जाना. इट मींस वाटर का ब्रेक हो जाना. अगर सॉल्ट की प्रेजेंस में वाटर ब्रेक हो जाता है अपने आयंस में, उस कंसेप्ट को बोला गया है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. अब इस बात को जरा समझते हैं. होता क्या है, अगर हम लोग सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट अपने आयंस में ब्रेक होता है. जब सॉल्ट अपने आयंस में ब्रेक होगा और वाटर भी अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट या रिस्पेक्टिव आयंस के साथ कंबाइंड होके कंपाउंड बनाते हैं, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एसिड और बेस बनाते हैं. उसी प्रोसीजर को हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं. तो अगर हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो सॉल्ट जब वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो वाटर का अपने आयंस में टूट जाना और वापस 100% H2 रिसीव ना हो पाना, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. तो जो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. तो अगर हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे इट इज अ रिवर्स प्रोसेस. ये आपका क्या है? एक रिवर्स प्रोसेस है. इसमें क्या होता है, जब एक सॉल्ट अपने आयंस में क्या होता है, डिसोसिएट होता है या अपने आयंस में ब्रेक होता है. वाटर तो ऑलरेडी अपने आयंस में ब्रेक होगा H+ और OH- में. तो जो सॉल्ट के अपने रिस्पेक्टिव आयंस होंगे वो H+ और OH- के साथ कंबाइन हो जाएंगे और एसिड और बेस बनाएंगे. इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, है ना, अगर हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता क्या है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हमें ये समझना है. देखो जरा, व्हेन a salt dissociate या dissolve, when a salt is dissolved in water. क्या हुआ? जब हमने एक सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या हुआ? ये अपने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मींस अपने आयंस में डिवाइड हो जाएगा. तो हम लिखेंगे इट splits up into cation and anions. बहुत सिंपल लाइन है, क्लियर हो रहा होगा. When a salt is dissolved in water, it split up into cations and anions. मींस जब कोई सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होता है तो अपने आयंस में डूब जाता है. और हम लोग ये जानते हैं कि वाटर भी अपने H+ और OH- में स्प्लिट होता है. और हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंड वाटर ऑल्सो स्प्लिट
इंटू H+ एंड OH- आयंस। ठीक है, तो जब वो H+ और OH- आयंस में टूटता है, होता क्या है, ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। तो क्या बोला गया है, तो क्या लिखेंगे, द फिनोमेना ऑफ इंटरेक्शन cation and anion of a salt with H+ and OH- respectively, H+ and OH- ions respectively to produce acidic solution or basic solution, basic solution is known as salt हाइड्रोलिसिस। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो जरा क्या लिखा है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ये एक प्रोसीजर दिखाया, क्या बोला है, When a salt is dissolved in water, it is split into cations and anions। जब वाटर को हम लोग जब सॉल्ट को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अपने आयंस में डूब जाता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि वाटर भी अपने H+ और OH- में डिसॉल्व हो जाता है, स्पिल्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो क्या बोला है, द फिनोमेना ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ सॉल्ट विद H+ एंड OH- आयन रिस्पेक्टिवली टू प्रोड्यूस एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो क्या बोला गया, अगर कोई सॉल्ट वाटर के साथ जब डिसॉल्व हो जाता है तो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन बनाता है, उसी कंसेप्ट को क्या नाम दिया गया है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो अगर हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को इन 4 कैटेगरी में स्टडी किया गया है। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं वो भी समझ लो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से हम लोग सॉल्यूशंस के हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बात करेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बात करेंगे, जिसको नेक्स्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, और पीएच ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, पीएच ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस। और जब सॉल्ट वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग उसका पीएच भी निकाल सकते हैं। तो देखो जरा क्या क्या यूज किया जाएगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और पीएच। इन 3 फैक्टर पर हम लोगों को डिस्कशन करना है अकॉर्डिंग टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जिसमें ये 4 कैटेगरी के सॉल्ट यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है। फिर से समझ लो, सॉल्ट का वाटर में डिसॉल्व हो जाना, और जब सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होता है तो एसिड या बेस बनाता है, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। इसी प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो ये कैसे होता है, हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में टूट जाता है। सेम वाटर भी अपने H+ और OH- आयंस में ब्रेक होता है। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्टिव मींस अपोजिट आयंस के साथ कंबाइंड होके एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है वो भी समझ लो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है ना। तो देखो जरा, अगर हम सॉल्ट को वाटर के साथ ऐड कर दें तो सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट अपने कैटाइन और एनाइन में डिवाइड होगा। सेम केस वाटर अपने H+ और OH- में डिसॉल्व होगा। दोनों आपस में कंबाइंड होकर क्या बना लेंगे, एसिड प्लस बेस। बट ये आपका एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड और बेस वापस कंबाइंड होके
सॉल्ट और वाटर बना देते हैं, तो उसी को बोलेंगे हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्टिव आयंस का इंटरेक्शन का मतलब क्या है, इसका कैटाइन इसके OH के साथ कंबाइंड होगा और इसका H+ इसके एनाइड के साथ कंबाइंड होगा। अब इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को हमें टोटल 4 कैटेगरी में डिस्कस करना है ना। 4 कैटेगरीज में, कैटेगरी का मतलब क्या है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो जब ये सॉल्ट बनाएंगे और फिर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, समझ गए बेटा। तो देखो जरा ध्यान से, और हमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, और हम लोगों को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कौन कौन से पॉइंट पर डिस्कस करना है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, पीएच ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो देखो सबसे पहले हम लोग केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, मतलब सबसे पहला टाइप, केस नंबर फर्स्ट। बेसिकली क्या है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इसमें सबसे पहला टाइप की बात करेंगे। टाइप ले लेते हैं, टाइप फर्स्ट टाइप कौन सा होगा, सॉल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इनका कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हो। देखो जरा, अगर हम लोग HCl ले लेते हैं तो HCl आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको अगर हम लोगों ने NaOH के साथ ऐड कर दिया, तो जब हम इसको NaOH के साथ ऐड करेंगे तो ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। बस ये बात याद रखना। तो देखो बेटा जरा ध्यान से, अगर ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसने ये क्या बना लिया, सॉल्ट, और ये क्या बना लिया, वाटर। तो अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होगा, एक्चुअली ये हो गया ना सॉल्ट। अब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मींस सॉल्ट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेक हो जाना। तो ये तो हमने एक वो कंपाउंड बनाया जिसके पेरेंट्स कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। ठीक है, अब देखो जरा, जब हम NaCl का H2O के साथ ऐड करेंगे, जब NaCl को H2O के साथ ऐड करेंगे तो फिर ये NaCl Na+ और Cl- में कन्वर्ट होगा और H+ और H2O H+ और OH- में डिवाइड होगा। इसका H+ इसके Cl के साथ कंबाइंड होकर HCl बनाएगा और ये आपस में कंबाइंड होके NaOH बनाएगा। मींस क्या बना लिया, NaOH प्लस HCl। तो आपको याद क्या रखना है वो समझ लो, यहां पर ये जो कंपाउंड है ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां पर ये कंपाउंड है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है बेटा। तो कभी भी अगर हम इनके आयोनाइजेशन की बात करते हैं, तो देखो हम आपको ये समझा रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस कैसे वर्क करता है। तो अगर हम इस NaOH को डिवाइड करेंगे तो Na+ और OH- डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट H+ और Cl- में डिवाइड होगा। तो जब हम लोग इनके कैटेगरी की बात करते हैं तो इस एक्चुअली क्या है, NaOH और HCl ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब NaOH से OH रिलीज होगा तो वो 100% रिलीज होगा, मींस आयोनाइज होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। सेम केस जब HCl से H+ जाएगा तो वो भी 100% जाएगा और दोनों 100% ज्वाइन होके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। मींस वो वापस प्रोसेस का हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके वापस H2O बना ले रहे हैं, समझना, तो क्या वो हाइड्रोलिसिस हो पाएगा। मींस देखो जरा ध्यान से, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, वाटर का ब्रेक हो जाना इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। तो जब ये सॉल्ट H2O के साथ ज्वाइन हुआ, सॉल्ट हुआ H2O के साथ ब्रेक हुआ, NaOH और HCl बनाएगा। लेकिन क्या बोला गया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक रिवर्स प्रोसेस है। जब भी हम इसको रिवर्स करेंगे तो हम लोग जानते हैं NaOH 100% Na+ देगा, 100% OH- देगा, HCl भी 100% H+ देगा। तो होगा क्या, ये भी 100% ये भी 100%, मींस दोनों प्लस माइनस एक दूसरे को फिर से इंटरेक्ट कर लेंगे और H2O फिर से बना लेंगे। तो अगर हम इनकी बात करते हैं, क्या यहां पर जो बना हुआ सॉल्यूशन होगा
वो कोई एसिडिक या बेसिक होगा? नहीं, वो क्या होगा? वो आपका न्यूट्रल होगा। और अगर यहाँ पर सॉल्यूशन आपका कैसा है? न्यूट्रल है। अगर सॉल्यूशन आपका कैसा है? न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो इसका पीएच क्या होना चाहिए? तो इसका पीएच 7 होगा, ना कम होगा ना ज्यादा। और अगर हम लोग यहाँ पर H+ और OH की बात करते हैं, तो H+ और OH- जब आपस में ज्वाइन होके फिर से कंप्लीटली H2O बना लेंगे, तो क्या सॉल्ट की प्रेजेंस में H2O ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। सॉल्ट की प्रेजेंस में H2O ब्रेक नहीं हुआ। तो अगर सॉल्ट की प्रेजेंस में H2O ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब कोई भी सॉल्ट H2O के साथ कंबाइंड होके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वापस अपने आयंस में डिवाइड हो जाए, और डिवाइड होने के बाद वो अगर 100% H2O दे देते हैं, इट मींस वाटर फिर से जनरेट हो गया, तो फिर वहां पर हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाया, मींस पानी का ब्रेक नहीं हुआ, आयंस वाटर अपने आयंस में डिवाइड नहीं हुआ। तो फिर ये प्रोसीजर आपका जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंसेप्ट की बात करते हैं, तो कुल मिलाकर सॉल्ट की प्रेजेंस में वाटर का डिसॉल्व हो जाना, वाटर का अपने आयंस में टूट जाना। लेकिन यहां पर जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, ये वापस अपने आयंस को डिवाइड करके फिर से H2 बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्ट की प्रेजेंस में भी H2 ब्रेक नहीं हुआ, और सॉल्ट की प्रेजेंस में अगर H2 ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं है। और इसका पीएच कितना है? 7। तो इस केस में अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस बेसिकली बेटा दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, तो आपको अभी हमने बताया था हाइड्रोलिसिस आपके दो टाइप होते हैं। कौन से? एक तो होता है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, और दूसरा एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात आती है, और जो आपस में कंबाइंड होकर सॉल्ट बनाते हैं, और ये सॉल्ट जब H2O के साथ कंबाइंड होता है, तो फिर से एसिड और बेस बना लेता है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ये फिर से डिवाइड होकर कंप्लीटली H2O दे देते हैं। और अगर H2O उन्होंने कंप्लीटली दे दिया, कुछ भी कम नहीं रहा, तो उस केस में वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं है। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो पीएच है वो ऑलवेज क्या रहेगा? 7 रहेगा। इसका जो है पीएच का वैल्यू चेंज नहीं हो पाएगा। तो अगर पीएच का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो हम जब वो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है, तो हम इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी नहीं निकाल पाएंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी नहीं निकाल पाएंगे, और पीएच ऑफ सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट टाइप में बस आपको याद रखना है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइंड होकर एक सॉल्ट बनाते हैं, तो वो सॉल्ट अगेन वाटर की प्रेजेंस में डिवाइड होके एसिड और बेस बनाता है, और वो एसिड और बेस आयोनाइज होके फिर से H2O बना लेते हैं। तो वहां पर जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, मतलब वाटर के आयंस का ब्रेक होना कंप्लीटली फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की प्रॉपर्टी को डायरेक्टली फॉलो नहीं करता। हाँ, अब फॉलो कब करेगा? अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्ट का टाइप ले लें, सॉल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, देखो जरा ध्यान से, मींस यहाँ पर जो भी कंपाउंड्स हैं, इन दोनों में से कोई एक वीक होना चाहिए, या मींस सॉल्ट को जब वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे, तो जो बनने वाले कंपाउंड हैं उनमें एक वीक होना चाहिए, या दोनों ही वीक हो, तो वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को शो कर देते हैं। अगर यहाँ पर दोनों कैसे हैं? कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग है, तो वो कंप्लीटली आयंस में डिवाइड होंगे, वो H2 बना लेंगे, तो वहां पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगा। देखो जरा ध्यान से, अभी हम लोग इस पर और भी बात करेंगे, आपको 2-3 बातें बता देते हैं, चलो उसके बाद हम लोग टाइप सेकंड शुरू करते हैं। देखो जरा, मान लेते हैं हमारे पास, हमने क्या किया, NaOH को मान लेते हैं HCN के साथ ऐड किया। जब हम NaOH को HCN के साथ ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा? NaCN प्लस H2O। और ये NaCN, देखो बेटा, जब ये NaCN H2O के साथ ऐड होगा, तो फिर क्या बनाएगा? NaOH प्लस HCN, क्योंकि ये तो रिवर्स प्रोसेस है। तो ये आपका क्या हो गया? सॉल्ट। ये आपका क्या हो गया? वाटर। ये आपका क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये आपका क्या हो गया? वीक एसिड। तो जब ये अपने H+ और OH- को आपस में ज्वाइन करेगा, तो ये कंप्लीटली H2O नहीं देगा। मींस अगर ये क्या है? Na+ और OH-, और यहां पर क्या है? H+ और Cn-। हमें ये मालूम है
कि जब कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जब वो अपने OH माइनस को डिसोसिएट करता है तो 100% डिसोसिएट करता है, लेकिन जब कोई वीक एसिड होता है वो H प्लस को 100% डिसोसिएट नहीं करता। मतलब इसका जो डिसोसिएशन फैक्टर होगा वो 100% से क्या होगा, कम होगा। अगर H प्लस का वैल्यू 100% से कम है तो क्या ये OH माइनस के साथ कंबाइंड होके H2O कंप्लीटली बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, उसके पास कुछ ना कुछ बेसिक नेचर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाटर का ब्रेकिंग पॉइंट बेसिकली क्या, यहाँ पर ये H प्लस और OH माइनस में डिवाइड होगा, तो यहाँ पर ये कंप्लीटली डिसोसिएट होने के बाद फिर से H2O नहीं बना रहा है। इट मींस इस सॉल्ट की प्रेजेंस में H2O ब्रेक हो गया, और सॉल्ट की प्रेजेंस में अगर H2O ब्रेक हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। जबकि हमने इसका जस्ट अपोजिट लिखा था, NaCl प्लस H2O, और यहां पर क्या बनेगा, NaOH प्लस HCl, तो ये आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं है। तभी इसका pH इक्वल टू 7 रहता है, लेकिन इसका pH डिपेंड करेगा इनके अपने अमाउंट पर। मींस अगर हम लोग इसके pH की बात करें तो इसका pH तो हमेशा 7 होगा बिकॉज न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर हम अब टाइप सेकंड में किसकी बात करेंगे, सॉल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। मींस ये है कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात करते हैं तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस जो आपस में कंबाइंड होकर जो सॉल्ट बनाएंगे, फिर उसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किस तरीके से काम करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोगों ने HCl ले लिया, वीक बेस क्या है, वीक बेस हम लोगों ने ले लिया NH4OH, तो दोनों आपस में कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, NH4Cl प्लस H2O। मींस इसका H प्लस इसका Cl कहां चला गया, NH4 के पास, और ये H प्लस कहां चला गया, H2O। ये सॉल्ट बनाया, और इस NH4Cl का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये NH4Cl अपने आयंस में डिवाइड होगा, मींस NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये जो NH4 प्लस और Cl माइनस बना, ये कौन सी स्टेट में होगा, एक्वस में। ये भी आपका एक्वस में, और ये भी आपका एक्वस में, और ये भी आपका कौन से फॉर्म में, एक्वस। तो देखो बेटा, जब NH4 प्लस H2O के साथ कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, NH4OH प्लस H प्लस। तो इस H प्लस के बेस पर हम लोगों को सॉल्यूशन का क्या निकाल देना है, pH। देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बेस पर हम लोग कौन कौन से पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, एक तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मतलब KH, एक तो हम लोगों को इसका KH निकालना है, दूसरा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब H। तुम लोगों ने पहले देखा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग निकालते थे मतलब अल्फा, तो अभी क्या निकालना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और अब तो हम लोगों को pH डायरेक्टली लिया हुआ है। तो देखो अगर हमारे पास ये कंपाउंड रिएक्शन है NH4 प्लस प्लस H2O रिवर्स एरो NH4OH प्लस H प्लस, तो अगर हमने मान लिया कि इनिशियल कंडीशन पर, देखो जरा ध्यान से, अगर हमने मान लिया इनिशियल कंडीशन पर इसकी कंसंट्रेशन C है और इसकी क्या हो जाएगी 0 0, तो जब हम लोग एट इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा C1 माइनस अल्फा, और यहाँ पर C अल्फा और C अल्फा। तो हम लिख देंगे एट इक्विलिब्रियम अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, और जब लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई होगा तो फिर क्या होगा, K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH और H प्लस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस और H2O। अभी H2 इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इक्वल टू NH4OH और H प्लस डिवाइडेड बाई NH4 प्लस और H2O। ये आया, तो देखो जरा K और कंसंट्रेशन ऑफ H2O, इसकी कंसंट्रेशन तो क्या है, फिक्स है, तो K इंटू H2O क्या हो जाएगा, K इंटू H2O आपका हो जाएगा K, यहां लिख लेते हैं ना बेटा, K इंटू H2O क्या हो जाएगा KH, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉरी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो KH इक्वल टू क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ये H2O यहां से हट जाएगा बिकॉज ये वाला H2O तो यहां गया ना, NH4OH H प्लस डिवाइडेड बाई NH4 पॉजिटिव, बस इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जब हम लोग
यही बात वीक बेस के लिए निकालेंगे। देखो हम यहां पर ले लेते हैं फॉर वीक बेस, और वीक बेस कौन सा था? NH4OH। जब NH4OH का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? हम लोग जानते हैं NH4OH जो कि एक्वस फॉर्म में था, जब ये डिसोसिएट हुआ तो क्या बनाया? NH4 प्लस OH माइनस। तो इनिशियल कंडीशन पर अगर देखा जाए, या हम लोग इसमें सीधा क्या करते हैं? अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो जब हम लोग इसका लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो फिर अब एक्चुअली ये बेस है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम Kv इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाई NH4OH। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? KH इंटू KV इक्वेशन सेकेंड का इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा NH4OH और ब्रैकेट में H प्लस डिवाइडेड बाई NH4 प्लस। ऐसे यहां पर क्या बनेगा? NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाई NH4OH। तो ये NH4OH और NH4OH की जो कंसंट्रेशन है वो आपस में क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, NH4 प्लस भी आपस में कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा? अब आपका बचा KH इंटू KV इक्वल टू, यहां पर आएगा H प्लस और OH माइनस। अब हम लोग ये जानते हैं कि H प्लस और OH माइनस किसके बराबर होता है? KW के। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला बना, कौन सा? KH इक्वल इंटू KV इक्वल टू KW। बस यही आपको याद रखना है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज KH इक्वल KW अपॉन KV। तो ये आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आ गया। किसका? ये किसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बेटा? ये आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। ठीक है, तो अब इसी बेस पर अब हम लोगों को डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस देखना है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे वो भी देखो। तो क्या करना है, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हम यहां इक्वेशन फर्स्ट को ही कंटिन्यू करके डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल सकते हैं। अभी आपको KH की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर हम लोग KH इक्वल टू लिख लेते हैं। KH इक्वल टू, जो आप लोगों ने सॉल्व किया, KW अपॉन KV। ये रिलेशन बना, इसको यहां नोट करके रखते हैं। अब देखो जरा, अब जब हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट को ही आगे कंटिन्यू कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट में क्या था? KH इक्वल आपको याद रखना है कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। तो NH4OH का कंसंट्रेशन कितना है? NH4OH का कंसंट्रेशन आपका कितना है? C अल्फा इंटू H प्लस का भी क्या है? C अल्फा अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा? C1 माइनस अल्फा। हम लोग फिर से लिख लेंगे क्या? इफ, यहां C से C कैंसिल हो जाएगा, हमने फिर से लिख दिया इफ अल्फा इज लेस देन 1, देन क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या ले लेंगे? 1। तो KH इक्वल टू आपके पास होगा C अल्फा स्क्वायर। तो फिर अब एक्चुअली क्या है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस की। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यहां पर क्या है? H। तो इन सबकी अल्फा की जगह क्या हो जाना चाहिए? H। यहां पर क्या हो जाएगा? H। यहां पर क्या हो जाएगा? H। तो यहां पर अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? H। यहां भी क्या आ जाएगा? H। यहां पर क्या आ जाएगा? H। और यहां पर क्या हो जाएगा? KH इक्वल टू CH स्क्वायर। तो अगर हम लोग H की बात करेंगे तो H इक्वल टू क्या बनेगा? H स्क्वायर इक्वल KH अपॉन C। अब एक्चुअली हम लोग H इक्वल टू निकालेंगे तो H इक्वल टू क्या होगा? रूट ऑफ KH अपॉन C। ये आपका एक फॉर्मूला है। हम फिर से लिख देंगे क्या? इफ KH इक्वल टू KW डिवाइडेड बाई KV, देन तब H क्या आएगा?
H मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ KH की जगह लिख दो KW अपॉन KB इंटू C। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो देखो हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में टाइप सेकेंड मतलब एक ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता हो, उसका अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है क्या, पीएच। क्या निकालना है, पीएच। तो देखो बेटा अब पीएच को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझो। यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है, क्या, एक तो KH का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, KH इक्वल टू आपने निकाला KW अपॉन KB, और दूसरा आपने क्या निकाला, H इक्वल टू रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब बारी आती है पीएच की। तो देखो अब पीएच कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं हेयर H प्लस इक्वल टू क्या हो गया, H प्लस इक्वल टू आपका था CH, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा। अब यहां पर हम लोग H प्लस निकालेंगे तो H प्लस इक्वल टू C इंटू H का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C। अब इस C को अंदर लेके जाएंगे तो H प्लस इक्वल टू क्या बनेगा, रूट ऑफ KW इंटू C स्क्वायर अपॉन KB इंटू C। C से C कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या बनेगा, H प्लस इक्वल रूट ऑफ KW इंटू C अपॉन KB। ये आपका आया। तो अब हमें निकालना क्या है, पीएच। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, H प्लस इक्वल टू KW इंटू C अपॉन KB की पावर 1/2। अब एक्चुअली हमें पीएच निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। कैसे लेंगे, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड, ठीक है बेटा। और जब हम लोग नेगेटिव लॉग लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग H प्लस। हमने नेगेटिव लॉग क्यों लिया, क्योंकि माइनस लॉग H प्लस आपका पीएच होता है, तो माइनस लॉग H प्लस। अब यहां पर भी ले लेंगे माइनस लॉग, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, KW इंटू C अपॉन KB की पावर 1/2। अब यहां पर क्या है, ये M है और ये N है, M की पावर N। तो अब यहां पर माइनस लॉग H प्लस क्या हो जाएगा, जब लॉग M की पावर N लगाएंगे तो माइनस की 1/2 बाहर आ जाएगा, फाइनल 1/2 लॉग, और यहां पर आपका आ गया KW इंटू C अपॉन KB। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, पीएच, क्योंकि हम लोग जानते हैं पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। तो ये माइनस लॉग H प्लस किसके बराबर हो जाएगा, पीएच के। तो पीएच इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस के 1/2 हेयर। यहां पर आप फॉर्मूला लगा दो लॉग M अपॉन N का, तो क्या बनेगा, लॉग KW इंटू C माइनस लॉग KB। ये आपका आया। तो हमें क्या करना है बेटा, लॉग M इंटू N, फिर से M इंटू N का फॉर्मूला लगा दो। तो पीएच इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस 1/2 लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग KB। अब फिर से हम लोग लिख लेंगे पीएच इक्वल माइनस 1/2 लॉग KW प्लस लॉग C, और ये माइनस लॉग KB क्या हो जाएगा, P के लॉग PKB मतलब PKB। अब हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब पीएच इक्वल टू क्या आएगा, 1/2, और यहां पर लिख देंगे माइनस लॉग KW माइनस लॉग C माइनस PKB। तो माइनस लॉग KW क्या हो जाएगा, पीएच इक्वल टू माइनस 1/2, और यहां पर आ जाएगा PKW। यहां पर आपका आएगा PKW माइनस के लॉग C माइनस का PKB। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या, इसी को हम लोग, ये एक्चुअली एक फॉर्मूला आपका यहां तक हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को और भी सिंप्लीफाई किया गया है। कैसे सिंप्लीफाई किया गया, हम लोग जानते हैं, देखो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट PK
पी के बी इक्वल टू पी के डब्ल्यू। अब अगर हम इसको यहां ट्रांसफर कर दें तो क्या बनेगा, नाउ पी के इक्वल पी के डब्ल्यू माइनस का पी के बी, ये आया। अब देखो जरा ध्यान से, इस वाले फॉर्मूले में क्या है, पी के डब्ल्यू माइनस के लॉग सी माइनस पी के बी। तो देखो जरा, इसको हम लोग ऐसे भी यहां लिख सकते हैं, इसको रब कर देता हूं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी एच इक्वल 1/2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पी के डब्ल्यू माइनस का पी के बी माइनस के लॉग सी। तो इन दोनों को क्या लिख दिया गया, सी एच इक्वल टू 1/2 और इन दोनों को क्या लिखा गया, पी के ए माइनस के लॉग सी। तो इस तरीके से जब हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात करते हैं तो आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या, कौन कौन से, एक डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, दूसरा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और तीसरा पीएच। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, नोट में आपको क्या क्या याद रखना है, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। बेटा ये कंडीशन फिक्स है क्योंकि जो आगे के सॉल्ट होंगे उनमें भी कंडीशन फिक्स होगी तो उनके फॉर्मूले अलग होते हैं ना। तो यहां पर सबसे पहला के एच इक्वल क्या बनेगा, के डब्ल्यू अपॉन के बी। दूसरा एच इक्वल टू क्या बनेगा, रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। और तीसरा क्या बनेगा, पी एच इक्वल 1/2 ब्रैकेट के अंदर पी के डब्ल्यू माइनस लॉग सी माइनस पी के बी। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर इसी को कैसे नाम दिया गया, इसी को आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, पी एच इक्वल 1/2 पी के माइनस के लॉग सी। तो ये आपका एक फॉर्मूला जनरेट हुआ। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आज हम लोगों ने 2 लेक्चर पर 2 सॉल्ट पर एनालिसिस किया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइंड होता है और फिर जो सॉल्ट बनाता है वो सॉल्ट जब हाइड्रोलिसिस की प्रॉपर्टी को शो करता है तो 100% H+ और OH- को डिसोसिएट करके कंप्लीटली H2 वापस बना लेता है। तो वहां पर जो pH होता है वो चेंज नहीं होता है और इसी रीजन की वजह से उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वो भी कैलकुलेट नहीं हो पाता। तो उसमें बस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग ओनली pH = 7 मान के छोड़ देते हैं। अब लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात आएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात आएगी तो चीजें बदल जाएंगी। वहां पर हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी कांस्टेंट कर पाएंगे, हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर पाएंगे और हम लोग pH भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने ये 3 फॉर्मूले आपको दिखाए, तो ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी का इसका डेरिवेशन भी आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर उसमें हम लोग इजीली उसको यूज कर पाए। नेक्स्ट अब हम अगले लेक्चर में इसका टाइप 3rd पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा 3rd टाइप पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसके बाद फिर वीक एसिड और वीक बेस पढ़ेंगे। तो चलो, उम्मीद है ये सब समझ आ गया होगा। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके बेटा, बाय।